अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के नकादों का, हरीफों का ये कहना है कि 21 अक्टूबर को जब वो पाकिस्तान वापस आए थे तो उससे पहले ही उनको ये यकीन दहानी करवा दी गई थी कि उनके लिए सभी जो मामलात हैं वो सुलझा दिए जाएंगे। अगर कानूनी मसाइल की बात करें तो उनको हर चीज़ से रिलीफ जो है वो मिल जाएगा जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। और अपने दलाइल के अंदर या उस चीज़ को, इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए वो कहते हैं कि लंदन से जब उनकी रवानगी होती है तो वहाँ पर बरतानिया में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं पूरे प्रोटोकॉल से उनको रुखसत करते हैं। वो वापस आते हैं तो एयरपोर्ट पर पूरे एक वीआईपी प्रोटोकॉल और माहौल के अंदर उनकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का अमल है वो देखने में सामने आता है। उसके बाद अभी कल की बात है एवन फील्ड रेफरेंस और उससे जो बरियत का मामला है, तो ये एक क्रिटिसिज्म है इस वक्त। सारी चीजें इसी तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सिस्टम के लाडले हैं, बल्कि जो वो है मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो तो कहते हैं कि लाडले प्लस हैं। जहां पर एक तरफ ये क्रिटिसिज्म जो है वो जारी है, वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इस पर यह मौकफ है कि ये सारी वो ज्यादतियां हैं जो सिस्टम ने नवाज शरीफ साहब के साथ माजी में की थी। सिस्टम आज आगे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ उन ज्यादतियों का अजाला कर रहा है। ये कोई लाडलापन नहीं है, कोई रिलीफ नहीं जो है वो दिया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला भी हम सबके सामने है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनको दोबारा करवाना पड़ रहा है, जिसके अंदर गौहर खान साहब जो है वो नॉमिनी है इमरान खान साहब के चेयरमैनशिप के लिए। वो खुद जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही और भी बहुत सी मुश्किलात में घिरी दिखाई देती है, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कॉन्स्टेंटली ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कोई और सिस्टम का लाडला है। वो सारी तनकीद तो अपनी जगह पर, मगर एक डिस्कशन, एक डिबेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर शुरू हो गई थी कि शायद जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के अंदर कोई इख्तिलाफ है। यौम तासीस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आज क्वेटा में उसका इनेकाद किया गया। स्टेज के ऊपर दोनों मौजूद थे, बड़ा बेहतरीन आपस में दोनों का एक रिलेशनशिप जो है वो नजर आया। और अब तो ऐसा लग रहा है और महसूस हो रहा है कि पूरा यौम तासीस और वो पूरा इवेंट सिर्फ इस चीज के ऊपर सर्व किया गया, लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि कोई डिफरेंस नहीं है जरदारी साहब में और बिलावल साहब के अंदर। जो तकारीर हैं उसके अंदर भी कोई पॉलिसी की बात नहीं थी, कोई ज्यादा खास सियासत की बात नहीं थी। एक दूसरे को किस तरीके से बैक और सपोर्ट कर रहे हैं दोनों बाप बेटा, और किस तरीके से पार्टी को इन्विजन करते हैं, खाली हमने देखा कि उसी के ऊपर बात हुई। इन सभी इशूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मुल्क के सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेनेटर आसिफ अली किरमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, बहुत सारे इशूज हैं जैसे मैंने कहा इब्तदाइये में, लेकिन सबसे पहले मियां साहब की वापसी, मियां साहब को मिलने वाले अदालती रिलीफ, कल का फैसला, तोशा खाना की आज की हेयरिंग, इन सब चीजों को बुनियाद बनाकर सर ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो हैं वो सिस्टम के लाडले बनकर वापस आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ताशविन बीबी। देखिए, गुजारिश ये है कि जब किसी के पास कोई कारकर्दगी नहीं होती और दलील नहीं होती तो इस किस्म के फिर सियासी इल्जामात लगाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक अपनी खुद वीकनेस शो करने वाली बात है कि जब आप मुखालिफ का, अपने सियासी मुखालिफ का मुकाबला नहीं कर पाते तो उसके बाद फिर आप उस पर इस किस्म के इल्जामात लगाने शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सियासी कमजोरी है। चले, सियासतदान या सियासी जमातें तो सियासी कमजोरी की बुनियाद पर ऐसी बातें करते हैं। सर, मुल्क में मौजूद सहाफ़ी, मुल्क में मौजूद तज्जियाकार, कानूनी माहिरीन, एक ओपिनियन तो सर ये है, कल भी जैसे ही बरियत का फैसला आया मैंने बहुत से चैनल्स पे बहुत से सीनियर सहाफ़ियों को सुना, यहाँ तक कहा गया कि मुल्क में कानून, जो निज़ाम कानून है उसका तमाशा बनाया गया है। देखिए, हम पहले दिन से कहते थे कि नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान के खिलाफ जितने केसेस बने हैं ये सियासी इंतकामी कार्रवाई है और ये बोगस, बेसलेस और फ्रॉड और झूठे केसेस हैं। और उसकी आज अदालतों ने कल उस पर अपनी, नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही पर अपनी मोहर सबत कर दी। और आप खुद देखिए कि कल नैब के क्या हालात थे वहां, और नैब जौन सी थी वो किसी किस्म का भी आज तक कोई शहादत या गवाह पेश करने में नाकाम रही। तो अब एक वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए ताशविन भी जरा भूल जाएं कि ये नवाज शरीफ था। मुझे ये आप बताइए कि कोई भी पाकिस्तान का शहरी जिसको आईने पाकिस्तान मुकम्मल हकूक और तहफ़्फ़ुज़ देता है, अगर उसके साथ कोई जुल्म और ज्यादती होती है और कोई अदालत उसका अजाला कर दे तो ये कोई बुरी बात है। नवाज शरीफ तो एक बेगुनाह आदमी था, उसके साथ, उसका तो नाम तक पेनामा में नहीं था, तभी तो उसको उकामा में निकाला गया। अदालत, एहतसाब की अदालत का ये फैसला मौजूद है कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया जाता है।
और नैब के पास कुछ कारकर्दगी थी नहीं। तो उसके बाद मुझे बताइए, और फिर दीगर शवाहिद जो थे, जैसे अल-अजीजिया केस था, उसमें जैसे जज साहब जो फौत हो गए अरशद मलिक साहब, उनका एक बयान हल्फी, जस्टिस शौकत अजीज सदीकी का बयान, ये सारी, और फिर ऑडियो कॉन्वर्सेशंस जो इंटरसेप्ट हुई, ये सारी ये जाहिर करती थी कि नवाज शरीफ साहब को और उसके खानदान को एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और उनको एक खामखा की एक साल ज़हनी अज़ियत और खौफ से गुजारा गया। सर, इस तो मैं समझता हूं इस मुल्क की जो जेलें हैं ना सर, वो लोग कहते हैं कि ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी हैं जिनके ऊपर शायद गलत इल्जामात हैं, उनकी तो सुनवाई ही नहीं होती, तारीखें ही नहीं पड़ती केस हेयरिंग की। ये जिस रफ्तार से सारा कुछ अंडू हुआ है, और थोड़ा सा नैब के किरदार पर भी मैं चाहती हूँ कि आप जरूर बात करें कि कल वाला नैब जो है वो ठीक था या आज वाला नैब जो है वो ठीक है। नैब को ये कैसे अचानक से ख्याल आ गया कि हमने माजी में जो कुछ किया था गलत था, हर चीज से बस विड्रॉ करना है अब? देखिए, अदालतों के फैसले मौजूद हैं, जिसमें अदालत उज़्मा के भी, अदालत आलिया के भी गालिबन फैसले इस पर मौजूद हैं, जिसमें वाज़िया तौर पर अदालतों ने ऑब्जर्वेशन दी है, आला अदालतों ने, कि न्याब का इदारा जो है ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और आर्म ट्विस्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कल का नैब अच्छा था या बुरा था, या आज का नैब अच्छा है या बुरा है, मैं जाती तौर पर समझता हूं कि पाकिस्तान में दीगर इदारे एहतसाब के मौजूद हैं और ये नैब का इदारा एक मखसूस मकासद के लिए लाया गया था और इसकी अब कोई अफादियत नहीं रही। चूंकि देखे ना, कल खुद अदालत कह रही है भाई कि ना तुम फर्द जुर्मायत कर पाए हो, ना तुम्हारे पास कोई शहादत है, ना कोई गवाह है, और आगे से वो जवाब क्या देते हैं, एक केस में तो वो फ्लैगशिप में तो वो सरेंडर कर लेते हैं जी, हम वापस ले रहे हैं अपील, और एवन फील्ड में कहते हैं जी कि हमें, चूंकि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत ये सारा किया है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी काम है कि नैब ने तो मलबा सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, नैब को पूछे कि भाई तुम्हें कब और किसने कहा और तुमने क्यों नहीं तहकीकात प्रॉपर की, क्यों शोहिद इकट्ठे नहीं किए, क्यों तुम लोगों ने गवाहान को पाबंद नहीं किया। आज किधर है वो वॉल्यूम 10 जिसका मैं 165 पेशियां मैंने भुगती हैं 170 के करीब नवाज शरीफ के साथ एहतसाब कोर्ट में इस्लामाबाद में। हमें तो बड़ा डराया जाता था वॉल्यूम 10 में जी जब वो खुलेगा तो पता नहीं क़यामत आ जाएगी। वेयर इज दैट वॉल्यूम 10? कहने का मतलब ये है, इट इज हाई टाइम नाउ कि ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जो सियासी इंतकाम है और आर्म ट्विस्टिंग जौन सी है, इसके सिस्टम को खत्म होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं, फिर इसी को बुनियाद बनाकर आज ये एस्टैब्लिश कर लें कि माजी में जो कुछ हुआ, एंड आई हैव बीन वन ऑफ दोस पीपल जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि मियां साहब को निकाला गया, गलत तरीके से निकाला गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई। तो आज ये भी एस्टैब्लिश कर लें कि आज अब खान साहब के साथ जो हो रहा है वो फुल सर्कल वापस आया है। खान साहब के साथ भी अब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, नैब उनकी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, उनके खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है उनको सिर्फ सियासत की बुनियाद पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब तसल्ली से मेरा जवाब भी मेरी बहन सुन ले जी। नवाज शरीफ के केसेस में और इमरान खान के केसेस में जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान साहब एक तो साइफर के केस में अंदर हैं, दूसरा तोशा खाना में तो और दूसरी बात ये है कि अब मेरी गुजारिश मुझे मुकम्मल प्लीज करने दें। जी, और दूसरी गुजारिश ये है कि हम वो नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं जी। जब ये जो जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, रियासत पाकिस्तान पर हमला किया, पाक फौज पर हमला किया, जो हमारी हिफाजत की जमानत है, शोहदा के मज़ारों पर, कब्रों पर हमले किए, GHQ पर हमला किया, कायद आज़म के घर पर जिना उस पर हमला किया, अब कैसे उनको मिला सकते हैं किसी एक मुस्लिम लीगी माइंडसेट के साथ? क्या हमने कभी ये हरकतें की है कि हमने जाके GHQ में घुस गए हों या कायद आज़म के घर पे जो था कोर कमांडर हाउस पे हमला किया हो? तो मैंने वैसे प्योरली नैब के हवाले से सवाल किया। 9 मई का तो जाहिर है कोई कंपैरिजन ना मैं कर रही हूँ ना कोई कंपैरिजन है, मैं तो नैब के पर्सपेक्टिव में तोशा खाना, ये जो नैब रेफरेंसेस खान साहब के ऊपर है, मैं तो नैब के पर्सपेक्टिव में सवाल कर रही हूँ कि वहां जो कुछ हो रहा है वो सियासी विक्टिमाइजेशन है। फिर देखिए, ये इस वक्त कुछ भी कहना नैब के हवाले से कबल अज़ वक्त है, क्योंकि इमरान खान का साहब के साथ जो केस है वो बड़ा एक सॉलिड केस है कि उन्होंने तोशा खाना से जो उनका हक था, उन्होंने उनको मिलते हैं हेड ऑफ स्टेट्स को गिफ्ट,
तरीका ये होता है कि पहले आप उसकी रकम जमा करा के फिर उस गिफ्ट को लेते हैं। यहाँ क्या हुआ है, जैसे इन्होंने यहाँ घोड़े के आगे तांगा बांधा, यानी कि पहले उस गिफ्ट को बाजार में बेचा, उसमें से आके 20% पे किया और फिर अगले दिन ही उसको 50% कर दिया उसको। तो भाई इन्होंने तो, ये तो फ्रॉड और फोर्जरी में आता है कि आपने तो वो तोशा खाना में जमा कराया ही नहीं, आपने ओपन मार्केट में बेचकर जो पैसे 20% बनते थे वो उधर जमा कराए तोशा खाना में, बाकी जेब में डाल दिए। फिर 190 मिलियन पाउंड वाला अभी वो जो कट्टा है वो खुला हुआ है। कहने का मेरा अलकादर को ट्रस्ट है, कहने का मतलब है कि नवाज शरीफ को तो कामा की सजा मिली, इमरान खान साहब ने तो एक फ्रॉड और फोर्जरी की है और रियासत पाकिस्तान कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। नवाज शरीफ ने को कौमी खजाने को तो नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा सर, तो क्योंकि कल से ये एवनफील्ड वाला जो मामला है, आई विल मूव ऑन, लेकिन एक कमेंट आपसे और ले लूं कि एवनफील्ड की एग्जिस्टेंस सर वो तो है ना, उसको तो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। कल से एक राय ये भी सुनने में आ रही है कि नैब और नो नैब, कोर्ट और नो कोर्ट, एक सवाल उठ गया है। तो क्यों आपकी जमात की लीडरशिप जो है, दे आर नॉट कमिंग आउट क्लीन ऑन इट? कहां से आए वो फ्लैट्स, कैसे बने, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। जब तक कोई पूछेगा नहीं तो हम जवाब नहीं देंगे, ये भी तो एक सवाल है ना सर। देखिए ये सारा काम तो ना आपका है ना मेरा है सवाल पूछना, ये काम था अदालतों का। अदालतों ने जब नैब को पूछा तो नैब उस पर कोई जवाब नहीं दे सकी और उन्होंने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। सर आपके नाक़दीन कहते हैं मियां साहब भी जवाब नहीं दे सके, तसल्ली बख्श। देखिए अब नाक़दीन तो बहुत कुछ, नाक़दीन तो ये भी कह रहे हैं कि शायद इस मुल्क में इलेक्शन भी नहीं हो रहे, नाक़दीन तो शायद ये भी कह दें कि कल सुबह क़यामत आने वाली है। देखिए जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, द मैटर इज नाउ रिजॉल्व्ड। अदालत, या तो आप कहिए कि आप अदालत के फैसले को नहीं मानती हैं, फिर मैं आपसे बहस करता हूँ इस पे। आप कहिए कि मैं आपका अदालत के फैसले को नहीं तस्लीम करती। नहीं सर, देखिए अदालत के फैसले को मानने, अदालत के फैसले मानने या ना मानने की बात नहीं है सर। इतना अरसा ये मसला चलता रहा, वही तो मैं सवाल जो कर रहे हैं, लोग सवाल कर ही यही रहे हैं कि एकदम से हर चीज को पर कैसे लग गए, हर चीज को पर कैसे लग गए। सवाल फिर किया जाए उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से, सवाल किया जाए उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, सवाल किया जाए नैब के फिर जावेद इकबाल चौधरी से। आप और मुझसे क्यों सवाल किया जाता है जी, या नवाज शरीफ से क्यों सवाल किया जाता है? सर आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर हुकूमत। जी सर मुकम्मल कर लें, सर मुकम्मल कर लें। अदालत आलिया की जो फैसला है उस पर तनकीद करना या उसको ना मानना, मैं तो एक बड़ा गरीब और मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मैं तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं हो सकता। हमने तो जब झूठे केसेस में भी नवाज शरीफ को सजा दी गई थी, हमने उसको तस्लीम की कर लिया अदालत के एहतराम में। आज अगर एक बेगुनाह शख्स के साथ अदालत अजाला कर रही है, उसकी जुल्म जो ज्यादती उसके साथ हुई, तो हमें उसको कबूल करने में क्या हिचकिचाहट है जी? नहीं सर, अदालती प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अदालती जो जजमेंट्स हैं सर उन पे तो बात की जा सकती है, हम डिस्कस ही कर रहे हैं। क्वेश्चन तो खैर हमने सारे मसले में क्या कर लेना, लेकिन सर एक सवाल जरूर करना चाहती हूँ। आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले इलेक्शंस के बाद हुकूमत आप ही की बनेगी। पहले भी आप लोग मल्टीपल टाइम्स गवर्नमेंट में आ चुके हैं। ये जो नैब का इदारा है या जो भी इस तरह के मसाइल हैं इस मुल्क के निजाम के साथ, जो कहीं ना कहीं सियासतदानों को विक्टिमाइज करते हैं, सर इक़्तिदार में आके क्यों इन चीजों को आप लोग चेक नहीं करते? नैब जो है गैर फाल हो चुका, ये तो आप लोग अपने पिछले दौरे हुकूमत में भी कहते थे, लेकिन किया कुछ नहीं उसके बारे में। ये हमारी गलती थी और उस गलती की हमने सजा भुगती है, बेगुनाह सजा भुगती है। और मैं समझता हूं कि जब नई पार्लियामेंट आए तो उसको इस नैब ऑर्डिनेंस को रिविजिट करना चाहिए, किसी की भी हुकूमत आए रिविजिट करना चाहिए। सर इस वक्त जो मुल्क में सियासी जमातों का आपस में एक तनाव चल रहा है, सियासतदान जो हैं या सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शंस के अंदर एक दूसरे पर तनकीद करती हैं, लेकिन मुसलसल ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कोई पर्सनल अटैक्स में चीज कन्वर्ट हो गई है। खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसलसल ये कहना कि नवाज शरीफ साहब सिस्टम के लाडले प्लस हैं। चांडियो साहब हमारे प्रोग्राम में थे, मैं बार बार कोट कर रही हूँ, वो कहते हैं जी वो कैदी बनकर गए थे, हुक्मरान बनकर वापस आए हैं। तो सर ये क्यों एक तासुर जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त सिस्टम के फेवरेट हैं और सारा कुछ उनके लिए खुद मैनेज किया जा रहा है? देखिए ये सियासत में, मैंने इसका जवाब पहले भी अर्ज कर दिया है।
कि जिन जमातों के पास जो इक़्तिदार में खुसूसन रही हूँ और उनके पास अवाम के पास कारकर्दगी अपनी बताने के लिए कुछ ना हो, नवाज शरीफ के पास तो अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जिन जमातों के पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है, ना उन्होंने अवाम को कोई मंशूर अभी दिया है, ना उनके पार्लिमानी बोर्ड बैठे, ना उम्मीदवारों का फैसला हो रहा है। देखे ना, असल मसला तो ये है, ये सियासी इल्जामात तक लगाने की सियासत जो है, इसका आम आवाम को क्या फायदा? क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी? क्या गुर्बत कम हो जाएगी? बेरोजगारी कम हो जाएगी? और वो लोग गरीब और मिडिल क्लास जिसके लिए कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया था, क्या उनके जिंदगियों में इस बहस मुबाहिसे से सियासी इल्जामात से कोई बेहतरी आ जाएगी? तो जरूर करें, बिस्मिल्लाह। असल में मैं ये समझता हूँ कि ये एक शिकस्त खोर्दा ज़हनियत है कि इलेक्शन से पहले आप इस किस्म की एक हवाई फायरिंग शुरू कर दें और वो इलेक्शंस को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश करें। हवाई फायरिंग के अंदर ना एक फायरिंग अभी नई ये भी शुरू हो गई कि बिलावल साहब ने आज भी कहा, 2-3 दफा पहले भी कह चुके हैं कि नून लीग 18वीं तरमीम को खत्म करना चाहती है। वो छोटे सूबों में जाके वहां के लोगों से बात करते हुए कहते हैं जी कि नून लीग चाहती है कि आपका पैसा लेकर वो इस्लामाबाद में लगा दे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? ये बिलावल साहब पे कब इंकशाफ हुआ? 16 महीने जब वो शहबाज शरीफ को अपना लीडर प्राइम मिनिस्टर मानते रहे और शहबाज स्पीड का उनको ट्रिब्यूट देते रहे, ये 16 महीने क्यों नहीं उन्होंने ये बातें की? उस वक्त कर लेते जब वो हुकूमत का हिस्सा थे और उनके दीगर वुज़रा भी हुकूमत में थे। ये दरअसल सारा सियासी स्टंट होता है, इसको ये सियासी गेमा गेमी में होती है। ये इलेक्शन आ रहे हैं, अब जाहिर ऐसी बातें अब और इल्जामात दर इल्जामात, लेकिन नवाज शरीफ और या हमारी जो है पार्टी, हम ना किसी इल्जामात लगाते हैं, हम इल्जामात की सियासत नहीं करते। लेकिन 18वीं तरमीम पर कोई बात हुई है या कोई आप लोगों का कोई सोच है इसके ऊपर कि अगर गवर्नमेंट आती है तो इसका कुछ करना है? किस चीज का? 18th अमेंडमेंट सर, 18वीं तरमीम। देखिए, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर तक, अगर कोई समझता है कि उसमें कोई कमी बेशी है तो उसका बेस्ट फोरम इज द पार्लियामेंट एंड दे शुड वेट फॉर द पार्लियामेंट, जिसकी भी हुकूमत आए। और जो अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में, अगर 2/3 मेजॉरिटी किसी की आती है और वो समझता है कि इसमें कोई रद्दोबदल की जरूरत है तो उस वक्त ये मामला देखा जा सकता है। फिर उसका प्रेरोगेटिव होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। बहुत से अहम इशूज थे, खासतौर पे कल के डिसीजन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जुड़े जो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के आसिफ किरमानी साहब से हमने कोशिश की कि उनसे उन इशूज पर उनकी राय ली जाए। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ इन्हीं इशूज पर मजीद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी व्यूअर्स, हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद हैं सेंटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने मैं ज्वाइन किया, बहुत शुक्रगुजार हूँ दोनों मेहमानों की यहाँ पर वक्त देने के लिए। अच्छा सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप दोनों ऑनरेबल मेंबर्स हैं सेनेट के अपर हाउस के, उससे जुड़े भी बहुत सारे मामला हैं, उस पर भी बात करूँगी। लेकिन एक जो इशू इस वक्त कायदे ईवान का है सेनेट में, सबसे पहले थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बड़ी तनकीद सर की जा रही है सेंटर साहब, वो कहते हैं जी गैर कानूनी है जो उनका तकर्रुर हुआ वो सारा, और डेट्स के साथ भी वो सारा मामला जो है वो उन्होंने खोल के रख दिया। उन्होंने कहा नोटिफिकेशन पिछले महीने की 29 को हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल अभी दिया 27 को, तो कैसे लगा दिया गया उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें ये एक तो ये फैक्टर है, दूसरा ये कि अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की जो नंबर ऑफ सेनेटर्स देखें तो वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं। तो मेरे लिहाज से इस वक्त PTI के सबसे ज़्यादा सेनेटर्स है एज एन मेजॉरिटी पार्टी। नंबर 2 जो आप कह रही है उस लिहाज से भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला जो है ना, ये मेरिट पे नहीं है। हाँ, अगर वो कुछ करना चाहते हैं और वो किसी एक बंदे को जो उनके मतलब का है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाए तो काकड़ साहब और जो भुगती साहब हैं, ये दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर्स भी रह चुके हैं। और जहाँ तक जो हमें इल्म है वो ये था कि जस्ट शॉर्ट ऑफ ये जो सारा हुआ था, अब ये याद रखें वो दोबारा उनके टिकट भी लेना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है, जो हिज़्ब इख्तिलाफ है और जो लीडर ऑफ द हाउस जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, दोनों एक पार्टी के हैं। सो दोनों एक पार्टी के लोगों ने दोनों मिल के एक पार्टी के अपनी पार्टी के लोगों को उन्होंने निगरान वो वजीर आज़म और वो मुकर्रर कर दिया। और उसके अलावा 3-4 और लोग भी ऐसे हैं जो कि इस वक्त टेक केयर गवर्नमेंट के, जो इनके टेक केयर कर रहा है, उस गवर्नमेंट के
बाज और मिनिस्टर्स भी हैं, वो भी उनके। तो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक फर्क मुझे लगता है कि होने वाला है, वो ये है कि एक से आप इस्तीफा लेंगे, दूसरे को कहेंगे कि आ जाओ। दरमियान में ये लोगों के पता नहीं 2-3 अरब रुपए 10 अरब रुपए क्यों खर्च करवाते, वो डायरेक्ट आ जाओ यार, जान छोड़ाओ, आगे आगे। आप इलेक्शंस की बात करें चलो, उसके ऊपर मैं बात करती हूँ कि क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं, डायरेक्ट आ जाएंगे। जो सेनेट वाला मामला है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सर ये तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बड़े जोरों शोर से पहले ही की जा रही है कि बी टीम है जो निगरान हुकूमत है वो नून लीग की, नून लीग वाले लाडले हैं, बल्कि लाडले हैं। फिर ये डार साहब की ये जो तकर्रुरी है सर, इसको तो अब मजीद एक कंट्रोवर्सी जो है उसको जन्म दे दिया है। तो ये जो इस तरह की चीजें, आपको नहीं लगता इलेक्शन से, शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस, आप लोगों के लिए ये मुश्किल का बायस बन रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी केयर टेकर हुकूमत आई है वो पीपल्स पार्टी की कंसल्टेशन से आई है और मुल्क के अंदर एक आईनी तरीकाकार है। ये मैं बात कर रहा हूँ मोमन साहब से, सेनेटर साहब से, जो मेरे कॉलीग हैं। अगर आपको पार्टिसिपेट करना था तो आप असेंबलियां छोड़ के काहे को चले गए? आपने क्यों असेंबलियां तहलील कर दी? अभी तो मैं इस बात का जिक्र ही नहीं कर रहा कि आपने हिटलर की तरह, जो फैशिस्ट उसका दौर था जिसमें ऑपोजिशन को ये कह दिया गया था कि ये गद्दार है और ये वोट नहीं कर सकती, इनका वोट काउंट नहीं होगा। अभी मैं वो गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने लॉ मिनिस्टर को भेज दिया नेशनल असेंबली में और उन्होंने कहा कि ये सारे जो हैं इनके ऊपर तो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 लगते हैं और ये क्योंकि गद्दार हैं इस वजह से ये वोट नहीं दे सकते। बाकायदा रेजोल्यूशन पास की गई ताकि इन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो सके। तो मैं उसका भी जिक्र नहीं कर रहा, मैं इस बात का भी जिक्र नहीं कर रहा कि आपने असेंबलियां तहलील कर दी। आपसे किसने कहा था असेंबलियां तहलील करके आप चले गए? और मैं उसको भी जिक्र नहीं करता कि आपने वहां पे बैठ के इस्तीफे दे दिए असेंबलियों से। जब आपने इस्तीफे दे दिए तो ये सारी चीजें आपने सोच समझ के की। आपने सोच समझ के हॉल को खोल के आप बाहर चले गए और लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन रह गई थी, उसमें इलेक्ट हुआ। अब मुल्क जो है उसने तो पाकिस्तान के आइन के तहत चलना है ना, वो सिर्फ आपकी मर्जी से तो नहीं चलेगा कि खान साहब ने कहा कि आज सारे इस्तीफा दे दो, आज सारे वापस ले लो, आज असेंबलियां तहलील कर दो, आज वापस असेंबलियां जोड़ दो। ऐसे तो नहीं चल सकता। तो जब आप चले गए तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने मिलके लीडर ऑफ द हाउस से एक केयर टेकर गवर्नमेंट का फैसला किया। अब उस केयर टेकर गवर्नमेंट के फैसले में पीपल्स पार्टी जो है वो शरीक थी। पीपल्स पार्टी के साथ 5 या 6 मीटिंग्स हुई जिसके आखिर में ये फैसला किया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, जिन्होंने तमाम चीजें, तमाम जो इलाकी जमातें थी उनके सामने रखी, तो उनको ये कहा गया कि आप ये जाके फैसला करें। तो अब जो फैसला किया है उसकी जिम्मेदारी तो उठानी होगी। पीपल्स पार्टी तो खैर बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी आपको पता है उठाने को तैयार नहीं नजर आ रही इस वक्त, बल्कि फॉर दैट मैटर दोनों तरफ से ये लग रहा है कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। नहीं, पहली बात तो ये कि हमने तो कतई जिम्मेदारी नहीं डाली। मैं तो हर प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल वक्त था जिसमें पीपल्स पार्टी सिर्फ नहीं बल्कि दीगर भी जो जमातें जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी, उन्होंने बड़े सख्त फैसले किए और वो थ्रू आउट उन सख्त फैसलों में साथ खड़े रहे। ये तो तमाम झगड़ा पैदा हुआ जिस दिन वो खत लिख दिया बाप पार्टी ने कि हम आना तो आपके साथ चाह रहे थे मगर अब हमने फैसला किया है कि हम नहीं आएंगे। तो जैसे ही बाप पार्टी का वो फैसला आया तो पीपल्स पार्टी नाराज हो गई। उसके अलावा पीपल्स पार्टी नाराज हुई जब IPP बनी। सर लेकिन डार साहब के अपॉइंटमेंट के साथ और भी तो मसले हैं ना, जो अभी हुमायूं साहब जिस तरफ इशारा करते, मेजॉरिटी का जो वो एक ना होना, वो भी एक मसला। हाँ, दोबारा उस पर बात कर लेते हैं। ये जो स्वादीद है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर आइन के तहत कौन अपॉइंट करेगा लीडर ऑफ द हाउस, ये तो आइन ने डिफाइन किया हुआ है और जो आइन में डिफाइंड है उसके मुताबिक नॉमिनेशन हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आइन को इस वजह से रिवाइज कर दिया जाए कि इस वक्त आप एक बेंच की तरफ बैठे हुए हैं और कोई नया आइन बना दिया जाए, तो उसका भी एक तरीकाकार है। दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपको पास करना पड़ेगा, आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि हाउस के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो फैसला करेंगे कि लीडर ऑफ द हाउस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो सिस्टम को के अंदर रह के चलने की बात है ना, सेंटर साहब जो अभी आप हुमायूं साहब आप कर रहे थे, सर वो सवाल डॉक्टर साहब कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इतना ही इस सिस्टम पे यकीन था तो छोड़ के क्यों गए थे आप लोग? इस सारे चलते हुए निजाम से उसका हिस्सा रहने से इनकार तो आपने किया था ना। देखिए, वो बिल्कुल सही कहते हैं सेनेटर साहब, मुसद्दिक साहब बिल्कुल सही कहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हम लोग वाकई ये समझते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना
सुप्रीम है, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, अच्छा उससे रिजाइन देना मेरा हक है, मैं दे सकता हूँ रिजाइन नेशनल असेंबली से, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि आज भी छांगा मांगा की सियासत हो रही है, मुझे नहीं भी पता, सिर्फ ये नहीं पता था कि छांगा मांगा की बजाय आप इस दफा वो सिंध हाउस में जाकर सारी चीजें करेंगे। मुझे अच्छा सिंध हाउस वाले मामले के अंदर से ठहर जाए ना, अब साफ प्रूव हुआ है, आपके हमारे ही लोग उधर से उठकर वहां चले गए। अब वो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन द फैक्ट इज कि जो पीटीआई के टिकट पे जीतने वाले लोग थे वो उठकर इनके साथ खड़े हो गए और उन लोगों ने इनके टिकट के लिए मुतालबे भी किए हैं और वहां पे प्रोमिसेस भी हुए हैं। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता। क़यामत वाले दिन बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। एक सवाल कर लो, आपने आइन का क्योंकि हवाला दिया, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी तो आइन के अंदर दर्ज है ना सर? बिल्कुल है, वो भी उनका भी हक था, वो लेकर आए। देखो अच्छी बात है वो लेकर आए, वो इमरान खान को वो जो है ना, ये क्या कह सकते हैं उसे, करप्शन में तो निकाल नहीं सकते थे, इनको तो 3 दफा करप्शन पे निकाला है ना। किसने निकाला? जिसने भी निकाला है, हमने तो नहीं निकाला ना, ये तो थ्रू आउट 3 दफा जब निकले हैं। किसने निकाला? जो आपको लेकर आते हैं वही आपको निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको लाके निकाल दिया, हमें तो किसी ने नहीं निकाला ना, हमें तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ था और नो कॉन्फिडेंस नहीं लाया तो था ना। वो तो खान साहब एतराज करते हैं, वो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है ना। मैंने तो नहीं कहा ना मुझे क्यों निकाला, देखिए मैंने तो नहीं कहा ना कि क्यों निकाला और वो क्यों निकाला, करते करते चला गया। अब मुझे कुछ अरसे बाद आप देखेंगे मुझे क्यों लाया जब इनके साथ हशर का। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं जब बात कर रहा था, आर्टिकल 224(2) कहता है कि आप जब 2 असेंबलीज डिसॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तो उसके विद इन 90 डेज आपने इलेक्शंस कराने हैं। इन लोगों ने उसका प्रेसिडेंस क्रिएट किया कि इन लोगों ने इनकी जो उज़्मा आला थे और जो फेडरल और प्रोविंशियल थे, उन लोगों ने इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानी। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, जो अभी सेंटर साहब ने यहाँ पे गुफ्तगू की है, डिलिमिटेशन नहीं हुई आपका कसूर, सूबों में इलेक्शन नहीं हुआ आपका कसूर, जो भी मामला जितने भी हैं सारा आपका कसूर, पीपल्स पार्टी भी मोर और लेस यही मौक़िफ़ इख्तियार करी। और मैं मुसलसल अपने शोज पर ये सवाल कर रही हूँ कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो क्या सर, क्या वजह है कि आप ही पर इल्जाम है कि लाडले भी आप हैं, सिस्टम भी आपके लिए सारा टिल्टेड है, हर कोई आप ही को फेवर कर रहा है? देखिए, एक तो कुछ पहले आईनी सवालात, क्योंकि ये आइन पढ़ रहे थे सेनेटर साहब, वो आइन की कौन सी शिक है जिसके तहत आपने ये कहा कि हम लोग ऑपोजिशन के लोग नेशनल असेंबली में वोट नहीं कर सकते? वो आइन की कौन सी शिक है जिसपे आपने कहा कि हम लोग गद्दार हैं? और ये आइन की कौन सी शिक है जिसमें लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन सिर्फ पंजाब में होगा, केपी में नहीं होगा? यानी 2 जगह पे असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं, एक जगह पे 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए और दूसरी जगह पे खामोशी, उधर कोई वजह नहीं है, कोई बात नहीं है। असल बात ये है, देखें कि जो सवालात इलेक्शन कमीशन से हैं आप इलेक्शन कमीशन से करें, जो सवाल आप केयर टेकर हुकूमत के हैं आप केयर टेकर हुकूमत से करें। आपको गालिबन ये मुगालता है कि केयर टेकर हुकूमत PMLN है या इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। और बाकी जो आपने गुफ्तगू की कि इनको निकाला या किसने निकाला, कैसे निकाला, तो अब आप निकले हैं तो समझ आई है ना। उस वक्त नहीं समझ आ रही थी, जब बाप पार्टी आपके साथ मिल रही थी तो उस दिन आपको नहीं समझ आई कि ये इतने वोट थे, ये इतने कैसे रह गए। यानी चेयरमैन साहब का जब इलेक्शन हो रहा था तो उस दिन क्या हुआ था, तो आपके ये वोट किधर से आए थे? आपकी पार्टी ने खुद तहकीक की और कहा कि हमारे लोगों ने पैसे दिए और पैसे लिए, और आपने कुछ लोगों को निकाला। डॉक्टर साहब, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, तो ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं ब्रेक से वापस आके आप इस गुफ्तगू का आगाज करूंगी। आपने जो अभी बात कही ना कि बाप जब आपके साथ थी तब आपको पता नहीं चला, आज आपके साथ है, आपको पता चल रहा है। इस पे बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप एक तो मुकम्मल कर लीजिएगा, जो मैंने बात नुक्ता छोड़ा था उसको भी जरा शामिल करके मुकम्मल कर लीजिएगा कि सर वही लोग आज आपके साथ हैं, तो आज आपको भी फर्क नहीं पड़ रहा, आप भी सिर्फ अपना बेनिफिट ही देख रहे हैं ना। वक्ती फायदा ही सियासी जमातें देखती हैं, कल इन्होंने देखा आज आप देख रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुल्क में सियासी जमहूरियत का तसलसल रहेगा तो ये जो सिलसिले पैदा होते हैं, क्या यानी मैं आपको अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड दूं तो 1999 के बाद से 24 साल गुजर चुके हैं। 24 साल में मियां नवाज शरीफ को सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली है, वो है 2013 का। 2002 में भी बाहर, 2008 में भी बाहर, 2018 में भी बाहर, 2013 का इलेक्शन लड़ा तो फिर 2017 में बाहर। उसका नतीजा क्या होता है? यानी एक तरफ तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं,
जब पीटीआई की हुकूमत जैसे तैसे भी आई, वो आपको मालूम है 2018 में इमरान खान साहब खुद भी एतराफ कर चुके हैं कि किससे बात हुई, क्या बात हुई, क्या हो रहा था। उस वक्त ये तमाम चीजें जो है लेवल प्लेइंग फील्ड किसी के जहन में नहीं आई। तो यानी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या सिर्फ मियां नवाज शरीफ के आने से खराब होता है? बस इतनी सी बात है कि नवाज शरीफ ना आए, वो या जेल में हो या जिला वतनी में हो, तो फिर ठीक है, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड है। नवाज शरीफ अगर मुल्क में आ जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हो गया। देखिए, असल बात यह है कि नवाज शरीफ या कोई भी शख्स, कोई भी सियासी शख्स जिसे सियासत में से बेदखल किया जाए, उसका नतीजा ये निकलता है कि पार्टी पंजाब में तो मजबूत रही मगर बलूचिस्तान में कमजोर हो गई। हम समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ा हाथ पीटीआई का भी है कि एक पार्टी की एक तश्कील दी गई, उसको तोड़ वोड़ के ठीक है इन्होंने जैसे तैसे करके उसे तोड़ दिया। जो कराची में हम समझते हैं कि छोटा ट्रेडर जो है, रेडी वाले से लेकर छोटा दुकानदार, हमारी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन हम वहां पे सही तरह से सियासी पैर नहीं जमा सके। इस वजह से हम उन जगहों पे जहां पे कमजोरी है इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं अलायंस मुख्तलिफ कंपनियों के साथ, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ताकि भरपूर अंदाज में इलेक्शन के अंदर सामने आ सके। अगर जमहूरी तसलसल चलता रहे तो फिर तमाम सियासी जमातें हर जगह पे मजबूत होंगी। ठीक है। और ये जो पावर प्लेज होते हैं, ये पावर प्लेस खत्म हो जाएंगे या ये पावर प्लेस कमजोर। तो यानी आप एडमिट कर रहे हैं इस बात को कि इस वक्त आपकी जमात, आप लोग पावर प्ले कर रहे हैं क्योंकि ये वक्त की जरूरत है? मतलब जी, मैंने आपको बताया पार्लिमानी जमहूरी निजाम में आपको सीटें जीतनी पड़ती हैं। हाँ। अब जिस जगह पे बलूचिस्तान पे जो पार्टी बनाई थी वो तो मेरे भाई ने उनको मालूम है वो कैसे तोड़ी गई। आपको इलेक्टेबल्स चाहिए होते हैं सर, लेकिन उसूल भी तो होने चाहिए ना कोई। नवाज शरीफ साहब बाप की अगर हम बात करें, इन जमातों के लोगों को चाबी वाले खिलौने कहते रहे माजी के अंदर, आज वो चाबी वाले खिलौने आपके सामने हैं, तो ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल। मैंने इसी वजह से आपको पूरे तसलसल का खाका आपके सामने पेश किया, ठीक हो गया। और उसमें जो असल प्रॉब्लम मैंने आपके सामने हाईलाइट की है वो है जमहूरियत का तसलसल, सियासी जमातों का तसलसल। बाकी ये इन्होंने कहा कि हमारे लोग तोड़ के एक जगह से दूसरी जगह खड़े कर दिए, आपने तो हमारे लोगों पर 20-20 किलो हेरोइन डाली। कोई लीडर नहीं जैसे 1.5-2 साल से कम आपने जेल में रखा। ख्वाजा आसिफ को जेल, ख्वाजा साद रफीक को जेल, ख्वाजा सलमान को जेल, यानी पूरी पार्टी को आपने जेल में डाल दिया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब वापस आती हूँ। आपने काफी कुछ लिख लिया है, आई एम श्योर यू वांट टू रिस्पोंड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बिल्कुल रिस्पोंड करना चाहूंगा। अब बात हो जाती है कि जो इन लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि इनकी जो कमजोरी थी उस पर ये काम कर रहे थे। इन्होंने जो इनकी असल कमजोरी थी ना, असल काम उधर ही किया है, और वो चाबी जो बातियों को करते थे वो चाबी अपने में लगवा दी है। अब ये खुद चाबी से चल रहे हैं। तो असल तो कमजोरी चाबी की थी, वो चाबी इनको लग गई है, तो अब ये चल रहे हैं। वैसे एक बात बिल्कुल, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जिनके लीडर रिकॉर्ड के ऊपर आके सारी बातों को मान कर गए हैं कि मेरे अंदर चाबी थी और मैं चाबी से चलता था। ये जमातें तो आप जो मर्जी इल्जाम लगाए ना, वो तो मानती नहीं है। आप इल्जाम लगाएंगे, मैं लगाऊंगी, वो नहीं मानते। आप तो माने हैं। देखिए ना, एक मिनट, वो बिल्कुल माने हैं कि हमें किन जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास जो थे, जब हमारे नंबर्स पूरे नहीं होते थे सेनेट में या उसमें, तो हम लोग कहते थे कि मैं सब कुछ पूछ के करता था, मैं रिकॉर्ड पे निकाल लेते। देखिए, एक बात ये बात है ना, बहुत सारी चीजें आपको एक दूसरे के साथ जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका क्या मतलब है, ये लोग कोई भी गवर्नमेंट उनसे नहीं पूछती होगी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। सर, मेरा जो पॉइंट है ना वो ये कि ये तनकीद इसलिए गलत है आपकी तरफ से होना कि आप लोग माजी में इसी स्पेस में थे जहां ये अगर आपके बकौल आज हैं तो देखिए वी हैव बीन देयर, वी हैव डन दैट थिंग। एक इलेक्शन आरओस का था, एक इलेक्शन आरटीएस का था। दे हैव बीन देयर फॉर द लास्ट 25, 30, 40 years doing the same thing. You should be there for the next 20 years. मैं ये समझता हूँ that is a wrong thing to do. That is a wrong thing to do, and I hope कि इंशाल्लाह ताला when we win this election we will not do it again. आपको उम्मीद है अभी भी कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे? अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, ये one of the reasons they are not allowing पाकिस्तान तहरीके इंसाफ to contest the election कि क्यों कहाँ मना किया है? मैं बता देता हूँ ये सारी चीजें क्या हो रही है। आपने फैसला महफूज किया हुआ है अगस्त के एंड सितंबर के फर्स्ट वीक में क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दोबारा इलेक्शंस कराना है। आप हमें 20 दिन पहले बता रहे हो, और इलेक्शन कराना जैसे इन लोगों ने इलेक्शंस कराया कि जो भी खड़े हो गए, मतलब मुसद्दिक साहब खड़े हो गए तो बिला मुकाबला खड़े हो गए, तो हम लोग भी बिला मुकाबला, इनसे हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। हमने
उनसे बहुत कुछ सीखा है कि जो मैन्यूवरिंग होती है वो कैसे करते हैं। हम उसके कायल नहीं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नेम ऑफ द गेम है पाकिस्तान के अंदर, विच इज नॉट राइट एंड आई टोटली डिसलाइक इट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस नेम ऑफ द गेम में व्हेन यू आर पुश्ड टू द कॉर्नर देन यू हैव टू प्ले दैट गेम. And we are much better than them. I am sure you are much better than them. Oh, we are much smarter than they are. वैसे उनका भी यही अब फिर क्लेम है, तो फिर वो भी जस्टिफाइड है. We are much smarter than them. We are much smarter than them. मेरे पास वक्त खत्म हो गया. आखिर में इसको कंक्लूड अगर मैं कर लूं सर, कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपने देखी होगी, उन्होंने इतने बड़े-बड़े 6 मेजर एरियाज आइडेंटिफाई किए जो कि हमारे साथ जो हमारी खराबियां हैं. हमारे मुल्क में सर क्या है, डिस्कोर्स क्या है, लड़ाई क्या है? ये लड़ाई है सर कि कल के तुम्हारे आपके साथ गलत हुआ था, आज मेरे साथ गलत हो रहा है, कल मैं ठीक था, आज आप ठीक है. हम इससे आगे नहीं बढ़ते, हम मसाइल की तरफ तो कोई तवज्जो नहीं है. डॉक्टर साहब जी, बस मैं तो ये चाह रहा था कि आप पॉलिसी पे डिबेट करें, क्योंकि डॉक्टर साहब माशाल्लाह पॉलिसी पे बड़े अच्छे पर्सपेक्टिव्स रखते हैं. हाँ. को थोड़े से खाम ख्यालात मेरे भी हैं. हाँ. लेकिन क्योंकि डिस्कशन ही उसका धारा एक खास तरफ बह गया, तो डॉक्टर साहब मेरे से आइडियोलॉजी पूछते रहे. मेरे जहन में ये बात रह गई कि जब आप परवेज मुशर्रफ का झंडा लेके उनके रेफरेंडम में निकले थे तो आपकी क्या आइडियोलॉजी थी, या जब आप वो जनरल हमीद गुल साहब के साथ बैठ के आर्टिकल्स लिख रहे थे तालिबान पे तो आपकी क्या आइडियोलॉजी थी. बात ये है एक 10 साल और पीछे चले जाएं. पूछा है नहीं, चलिए सवाल का जवाब दे दूं मैं डॉक्टर साहब से आखिर में. जी मैं ये कह रहा हूँ जो आपने सवाल पूछा, असल सवाल ये था जी, यानी आज सारा प्रोग्राम हमारा इस बात पे होनी चाहिए थी कि हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा क्या है, पीटीआई का इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा क्या है, हमारा क्या है, हम लोगों की गुर्बत कैसे दूर करेंगे, हम खवातीन के हकूक, माइनॉरिटीज के हकूक को कैसे बहाल करेंगे, हम इस मुल्क को लेकर आगे कैसे जाएंगे, हमारी खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए. तो ये वो बात है जो सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं आया. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक हेल्थी डिबेट है. मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का एक नुक्ता नजर है, कोई गद्दार नहीं है, हर एक का एक मुख्तलिफ नजरिया, हर एक पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहता है. इस वजह से पाकिस्तान को हम कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, पीटीआई कैसे बढ़ाना चाहती है, पीपल्स पार्टी कैसे बढ़ाना चाहती है, इस पे डिबेट होनी चाहिए. हम लोगों को एक इज्जत की रोटी कमाने का तरीकाकार अगले 3, 4, 5 साल में कैसे फराहम करेंगे, वो क्या तरीकाकार होगा, नए बिजनेसेस कैसे बनेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी, हम किस तरह कोशिश करेंगे कि मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसका रेट नीचे आए, हम कैसे कोशिश करेंगे कि हमारी बच्चियां जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें और इंटेग्रिटी के साथ जिंदगी गुजारें. इनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए. और इसके ऊपर अभी मुझे यकीन है कि ये भी अपने मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं, हम भी मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी कर रही है. आपके सामने वो नुक्ता नजर भी सामने आ जाएंगे. अगर आप चाहें, अगर आपके पास वक्त है तो अभी भी डिबेट कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत इन्वॉल्व हूँ इसमें. इस सारे अमल के अंदर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट बात है, फसाने में जिक्र क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि आपकी जमात के, इनकी जमात के, सारी सियासी जमातों के लोगों को जहां जहां मीडिया स्पेस मिलती है, मैं तो सिर्फ यही देखती हूँ कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं. आप प्रोग्राम दोबारा कर लें. मुझे यकीन है कि डॉक्टर साहब पॉलिसी के ऊपर, मैंने इनको कई दफा बोलते सुना है. नहीं, मैं बिल्कुल थोड़े से मजीद वक्त की लिबर्टी लेने लगी हूँ यहाँ पे. मैं डॉक्टर साहब से जरूर इसके ऊपर कमेंट लेना चाहती हूँ कि सर, ऑन ए वेरी सीरियस नोट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जहाँ पे वो ये कहते हैं जी कि ज़ाती मफादात के लिए वसाइल को, इख्तियार को, हर चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है इस मुल्क के अंदर, हमारे लिए बहुत आई ओपनिंग चीज़ नहीं होनी चाहिए. आपका क्या मतलब है, ये पहले नहीं था? आपका क्या मतलब है, यूएनडीपी की रिपोर्ट आपको नहीं बताते कि हमारे जो वसाइल हैं उनके ऊपर 1% लोग विराजमान है? आपको नहीं पता कि क्या चीज़ें हो रही है? देखिए, ये वो है, बात तो सच है, पर बात है रुसवाई की. ये अपनी जगह है. हाँ, एक चीज़ मैं मुसद्दिक साहब से 100% एग्री करता हूँ. अगर आपका सवाल स्टार्ट होता कि आप लोगों ने क्या क्या पॉलिसी की है, तो इस प्रोग्राम का रुख दूसरी तरफ हो जाता. एंड आई एग्री विद मुसद्दिक साहब उधर कि हमें उस तरफ जाना चाहिए. मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम सब पॉलिटिकल पार्टीज, इंक्लूडिंग माय पॉलिटिकल पार्टी, हम लोगों ने अपने अपने टाइम में अपने मफादात के लिए या अपने उसके लिए हमने गलत डिसीजन लिया. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी गलतियों से हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं. जस्ट बिकॉज यू हैव मेड अ मिस्टेक, मैं अपनी इस गलती को फिर जस्टिफाई कर रहा हूं, क्योंकि आपने गलत किया, मैं फिर गलत कर रहा हूं. हम अपने माजी की गलतियों से सीख कर आगे नहीं जा रहे. एंड दैट इज व्हाई हम उस भंवर में, उस विशियस साइकिल में आज तक फंसे हुए हैं. हमें जब तक वो एनर्जी नहीं मिलेगी जो कि हमें, जैसे इलेक्ट्रॉन एक साइकिल में घूमता है, उसको एक एनर्जी चाहिए होती है कि वो उस साइकिल से बाहर निकले, उस सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर निकले.
हमें वो चीज चाहिए। देखिए सुने, दैट आई 100% एग्री कि वो हमारे ऊपर है, बट एट द सेम टाइम ये याद रखें कि जैसे हम एज एन अवाम है वैसे हमारे लीडर हैं, हमारे लीडर उस अवाम से निकल के आ रहे हैं, हमारे लीडर उस अवाम की रग पे खेलते हैं। सो व्हाई कांट वी एज एन अवाम चेंज आवरसेल्फ? और ये चेंज आ गई है। वो चेंज क्यों आ गई है? हमने देखा है कि लम्स में क्या हुआ था। ये चेंज आ रही है, लोग इसको देख नहीं रहे, वो लोग इसको वैल्यू नहीं दे रहे। लेकिन इस दफा के इलेक्शन बड़े फर्क इलेक्शंस होंगे, इस दफा के इलेक्शन बड़े फर्क। चले वक्त खत्म हो गया, लेकिन चले आखिर में डॉक्टर साहब, सेंटर साहब ने ये कहीं ना कहीं मान लिए कि जो बिकने वाली बात है वो मीडिया पर खाली इल्जाम नहीं है, सियासतदान भी वही बात करते हैं जो अवाम में मकबूल होती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपके वक्त के लिए। सेंटर हुमायूं मोमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।